नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आपके लिए लेकर आया हूं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे। ये अर्थशास्त्र का टॉपिक जो हमारे पास जितने भी टॉपिक इसमें मैं शामिल करूंगा उसमें आपको 11th, 12th और बीए ऑनर्स इन तीनों के लिए ये लाभदायक होगा। आप अगर 11th में है, 12th में है या बीए ऑनर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो आप के लिए यहाँ बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके लिए लेके आऊंगा अर्थशास्त्र विषय। और धीरे धीरे हम करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हमारा टॉपिक है उपयोगिता, जिसे यूटिलिटी भी कहा जाता है। उपयोगिता दोस्तों, उपयोगिता को जानना है तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि देखिए, कोई भी वस्तु हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, सभी में कहीं ना कहीं उपयोगिता शामिल रहती है। उपयोगिता उसमें निहित रहती है। अगर किसी वस्तु में उपयोगिता नहीं पाई जाएगी तो उसका उपभोग भी उपभोक्ता नहीं करता है। तो अगर किसी भी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति पाई जाती है, इसी को हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का जब उपभोग करता है तो वह आशा रखता है उससे कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें से आनंद प्राप्त होगा, मेरी जो भी इच्छा है, मेरी जो भी आवश्यकता है वो पूरा होगी। और जब वस्तु इस चीज को पूरा करती है, मतलब उसके अंदर ये शक्ति निहित होती है, तो इसी को हम एक नाम देते हैं उपयोगिता। तो इसकी एक सिंपल सी, एक सरल सी परिभाषा बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वस्तु में निहित आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति भी आप यहां लिख सकते हैं। शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक परिभाषा हम सामने निकल करके आती है कि किसी वस्तु में निहित आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति को उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। अब ये इस उपयोगिता की बात की जाए तो उपयोगिता, ये इसे व्यक्तिगत माना गया है। व्यक्तिगत का मतलब सब्जेक्टिव, इसे सब्जेक्टिव के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, ये व्यक्तिगत शब्द जो लगाया गया है, इसका मतलब समझिएगा कि मान लीजिए कि एक मार्कर है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए इसकी उपयोगिता है, इसमें मेरा उपयोग करने का एक उद्देश्य है, इसलिए इसके कारण ये मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, मतलब उपयोगिता है इसमें। लेकिन यही मार्कर एक छोटे बच्चे को या 10th में 9th में पढ़ने वाले बच्चे को ये मार्कर दिया जाए, जो कि इसके लिए कहीं से भी कोई उपयोग में नहीं आने वाला, तो उसके लिए इसी वस्तु की उपयोगिता जो है शून्य हो जाएगी, कम हो जाएगी, न के बराबर रहेगी। मतलब वस्तु वही है, लेकिन किसी के लिए उपयोगिता है और किसी के लिए नहीं है, मतलब यह व्यक्तिगत होती है। इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत होती है। एक उदाहरण चलिए और लेते हैं। जैसे आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फल खाते हैं, मान लीजिए जैसे केला है। अब केला में बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह पर किसी व्यक्ति को केला खाने से मना किया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए तो इसके अंदर कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति खा रहा है उसके लिए ठीक है, उसमें उपयोगिता मिल रही है, उसे उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने मना कर दिया, उस व्यक्ति के लिए केला सामने रहेगा, लेकिन वो खाएगा नहीं, मतलब उसके लिए उसकी उपयोगिता न के बराबर है। चाहे क्यों ना उसे 10 रुपए दर्जन भी दीजिएगा तो वो नहीं खरीदने वाला। तो इसीलिए इसे व्यक्तिगत रूप में समझा जाता है उपयोगिता को। साथ ही साथ उपयोगिता को जो है मनोवैज्ञानिक विचार भी माना गया है। मनोवैज्ञानिक विचार माना गया है, मतलब ये एक ऐसी धारणा है जो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है कि इसका अनुभव किया जाता है। हम उपयोगिता को देख तो नहीं सकते हैं, आपने भी नहीं देखा होगा कभी, लेकिन हाँ, किसी वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अंदर ही अंदर एक अनुभव होता है कि हाँ, मैं संतुष्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर उपयोगिता की बात करते हैं तो हम मेले में जाते हैं घूमने के लिए।
मेला जाते हैं तो वहां हम खुद से देखते हैं कि हाँ, हमें किस वस्तु में ज्यादा उपयोगिता दिख रही है। एक तरफ जलेबी है, एक तरफ चाट बिक रहा है, एक तरफ झूला है, बहुत सारी आप तमाम चीजें देखते हैं मेले के अंदर, लेकिन आप उस वस्तु को चुनते हैं जिसमें आपको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। मतलब उपयोगिता जिसमें ज्यादा होगी हम उसका उपयोग करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको जिस वस्तु में ज्यादा उपयोगिता दिख रही है अगले व्यक्ति को भी उस वस्तु में ज्यादा उपयोगिता दिखाई दे, इसीलिए इसे एक मनोवैज्ञानिक धारणा और व्यक्तिगत दोनों माना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट कहता है कि ये जो उपयोगिता है ये लाभदायक भी हो सकती है, लाभदायक उपयोगिता भी होती है और साथ ही साथ हानिकारक उपयोगिता भी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुएं पाई गई हैं, ऐसी वस्तुएं पाई जाती भी हैं कि मतलब जिसमें कुछ में से अच्छी उपयोगिता मिलती है, कुछ में से खराब उपयोगिता भी मिलती है। जैसे अगर हम बात करें शराब की, शराब हो गया या अन्य मादक वस्तुएं जो हैं, अन्य मादक वस्तुएं जिनको हम मानते हैं, अगर उनकी बात करें तो शराब से मिलने वाली उपयोगिता जो है वह हानिकारक होती है ना। और कुछ ऐसी उपयोगिता और भी है, किसी किसी में, ज्यादातर में तो लाभदायक पाई जाती है, लेकिन खास तौर से ऐसी जो मादक वस्तुएं हैं इनसे मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। मतलब ये लाभदायक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते थे कि उपयोगिता किसे कहते हैं। तो उपयोगिता का मतलब है वस्तु में निहित आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति को उपयोगिता का नाम दिया गया है। और यह व्यक्तिगत होती है, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। उपयोगिता जो है वो लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या उपयोगिता हमारी जो है, उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं। मापने का मतलब हम समझ सकते हैं, मापने का मतलब क्या होता है कि क्या इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, क्या इसको मापा जा सकता है, और मापा जा सकता है तो कैसे मापा जा सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं। तो उपयोगिता को मापने से पहले, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी बात की थी कि उपयोगिता क्या है, व्यक्तिगत एक चीज है, साथ ही साथ इसे मनोवैज्ञानिक धारणा भी कहा गया है। और उपयोगिता की माप के संबंध में बहुत ही विवाद जो है शुरू से ही आज तक चलता रहा है। प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे उनके बीच और जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, दोनों में मतभेद रहा है, क्या इसे मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला विचार जो आता है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं गणनावाचक, गणनावाचक, जिसे कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच। और दूसरा है क्रमवाचक, जिसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इसे गणनावाचक सिद्धांत भी कहा गया है और दूसरे वाले को क्रमवाचक सिद्धांत भी कहा गया है। आपको इसमें देखिए कभी कभी दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इसमें खास याद रखिएगा कि उपयोगिता की माप के दो रूप हैं, पहला है गणनावाचक सिद्धांत और दूसरा है क्रमवाचक सिद्धांत। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, इसके प्रतिपादक कौन कौन है, और क्रमवाचक के सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन कौन है। तो सबसे पहले गणनावाचक की अगर बात करें तो इस सिद्धांत को दिया था प्रोफेसर मार्शल और पिगू ने। मार्शल पिगू ये दो ऐसे अर्थशास्त्री थे जो मानते थे कि उपयोगिता की माप जो है गणनावाचक सिद्धांत के हिसाब से की जा सकती है। और दूसरा सिद्धांत था क्रमवाचक। क्रमवाचक का सिद्धांत जो था इसे देने वाले थे पैरेटो, हिग्स और इनके साथ थे
एलन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, हिग्स और एलन, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसको पढ़ना आपके 12th क्लास का जो बच्चे हैं इकोनॉमिक्स वाले, और साथ ही साथ जो बीए ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए इनका पूरा एक सिद्धांत जो है आपको पढ़ना है, हिग्स और एलन का, जिन्होंने एक तटस्था वक्र दिया था। तटस्था वक्र, इसको कई नामों से जाना जाता है, अंदिमान वक्र, तटस्था वक्र और उदासीनता वक्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग जो है इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं। खैर इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले आपको याद रखना है कि उपयोगिता की माप जो है उसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है गणनावाचक सिद्धांत, दूसरा है क्रमवाचक सिद्धांत। गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? मार्शल और पिगू ने। क्रमवाचक सिद्धांत दिया पैरेटो, हिग्स और एलन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने गणनावाचक सिद्धांत की, कि गणनावाचक सिद्धांत क्या कहता है। गणनावाचक सिद्धांत के बाद हम लोग देखेंगे क्रमवाचक। तो चलिए गणनावाचक की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, मार्शल और जो पिगू थे ये प्राचीन अर्थशास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्होंने कहा कि गणनावाचक सिद्धांत के अंतर्गत की उपयोगिता की माप जो है वह हो सकती है। इन्होंने उपयोगिता को मापनीय माना है। मापनीय मतलब उपयोगिता की माप की जा सकती है। ये भी एक नंबर का सवाल कभी कभी बोर्ड में मैंने कई बार देखा है कि बीए ऑनर्स हो या 12th हो, दोनों में मैंने इस सवाल को देखा है ऑब्जेक्टिव के रूप में, कि किनके अनुसार उपयोगिता जो है मापनीय है। तो उसमें आप मार्शल और पिगू का नाम आंसर के रूप में आप दे सकते हैं। इन दोनों का मानना था कि उपयोगिता जो है उसको मापा जा सकता है, उपयोगिता मापनीय है। लेकिन किसी भी चीज को मापने के लिए आप भी जानते हैं कि एक मापक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मापक की। मापक का मतलब एक ऐसी इकाई जो किसी निर्धारित चीज को मापने का कार्य करती है ना, मापने का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर ये रूम ही नापना है तो उसके लिए हमें इंच टेप चाहिए, है ना, या और नहीं तो जरीब कड़ी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई कपड़ा ही नापना चाहते हैं तो उसके लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई वजन वाली चीज नापनी है तो उसके लिए भी एक इकाई बनी हुई है, वेट बना हुआ है। वैसे ही अगर हम उपयोगिता को मापना चाहें, ये मार्शल और पिगू बता रहे हैं, या ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो भी बातें हो रही है वो मार्शल और पिगू के हिसाब से हो रही है। उनका मानना था कि उपयोगिता मापनीय है और इसका इन्होंने एक मापक भी बताया। मापक का मतलब जो उपयोगिता को मापने का एक इकाई है, साधन है। तो इन्होंने मापक के रूप में मुद्रा को लिया था। मतलब इनका मानना था कि उपयोगिता मापनीय है और उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। इनका सीधा सीधा स्पष्ट ये कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि एक पेन की कीमत 10 रुपया है तो ये 10 रुपया ही उपयोगिता है इस पेन की। इनका सीधा सीधा मानना था। क्यों? क्योंकि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का कीमत जो भी उसकी होगी उस कीमत को ध्यान में रखता है। किससे? उपयोगिता को रिलेट करता है दोनों को। मतलब 10 बराबर उपयोगिता, और कोई भी उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की उपयोगिता से अधिक कीमत नहीं देना चाहेगा। अब मान लीजिए कि इस मार्कर की कीमत अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं 500 रुपए है तो आप दोगे? कोई नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस मार्कर की लमसम कीमत मार्केट में क्या हो सकती है, 30-40 रुपए, है ना, आसपास। तो कोई भी जब वस्तु खरीदता है तो उसकी उपयोगिता के बराबर ही वह कीमत देना चाहता है। और इसीलिए ये मार्शल कहते हैं कि मुद्रा ही वह साधन है जो उपयोगिता को माप सकता है। मतलब इनका मानना यह है कि मुद्रा के माध्यम से मापा भी जा सकता है, साथ ही साथ इसे अंकों में भी लिखा जा सकता है। जैसे पेन की कीमत अगर 10 है तो 10। अगर मान लीजिए कि यहां अगर हम लिख दें कि एक पेंसिल है जिसकी कीमत 5 रुपया है, तो 5 रुपया इसकी उपयोगिता हो गई पेंसिल की, और पेन की हो गई 10 रुपया। अब हम तो यहां ये भी बता सकते हैं कि पेन की उपयोगिता ज्यादा है या पेंसिल की उपयोगिता ज्यादा है।
तो सही आप सोच रहे हैं कि यहां पेन की उपयोगिता ज्यादा पाई जा रही है। ये मार्शल और पीगू का अपना विचार था। आइए अब बात करते हैं हम लोग क्रमवाचक दृष्टिकोण की। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्रमवाचक दृष्टिकोण की तरफ नजर डालते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच को देखते हैं। इसे अभी हमने बात किया था कि इसे किसने दिया है, इसका प्रतिपादक कौन है, हिग्स, एलन एंड पैरेटो। ये इसके प्रतिपादक माने जाते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण में। इनका सबसे पहला लाइन ही कहता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, क्रमवाचक दृष्टिकोण जो हिग्स, एलन और पैरेटो ने दिया है, इनका साफ साफ मानना है कि उपयोगिता मापनीय नहीं है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। मतलब ये मार्शल के सिद्धांत को, मतलब जो गणनावाचक सिद्धांत है, इसको वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसको साफ साफ वो खारिज कर देते हैं गणनावाचक सिद्धांत को, कि इसे मुद्रा के माध्यम से जो मापने की बात मार्शल ने की है, वो इसे सीधा नकार देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, उपयोगिता को मापा जा ही नहीं सकता है, उपयोगिता मापनीय नहीं है। और इसके वो बहुत सारे तर्क भी देते हैं। क्या तर्क है वो देखते हैं। तो हिग्स और एलन पैरेटो का मानना है कि उपयोगिता जो है, किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है वह बदलती रहती है, उसमें बदलाव होते रहते जो है बदलती रहती है, और इसी कारण से इसकी माप करना संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये आप बात समझ सकते हैं इस बात को कि क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता को मापा तो नहीं जा सकता है। अब मुद्रा की जो बात की जाती है हिग्स और एलन के द्वारा, मुद्रा, तो मुद्रा के मूल्य में भी उतार चढ़ाव आता रहता है और ये खुद जो है परिवर्तनशील है। अब जैसे मुद्रा जो है अगर परिवर्तनशील स्वयं है तो इसकी माप करना संभव तो नहीं है। ये मुद्रा क्या है, परिवर्तनशील। तो जब मुद्रा ही परिवर्तनशील है तो इससे किसी की माप कैसे की जा सकती है। मुद्रा का मूल्य जो है वो बार बार ऊपर नीचे आप देखते रहते हैं, होते रहता है। आज मुद्रा का मूल्य कुछ है, कल कुछ होगा। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण में हिग्स और एलन जो है वो इस बात को जोड़ देते हैं कि इसको मापा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, हिग्स और एलन का एक मानना था कि क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार इसे एक क्रम जो है दिया जा सकता है, एक क्रम देने का इसे माना गया है। साथ ही साथ ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है, धारणा है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। इसका केवल हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उसको देखा तो जा नहीं सकता है, अपने आप में इसको महसूस किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि एक रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने के बाद हमें जो अनुभव प्राप्त होता है, दूसरी रोटी खाते हैं तो उसे कुछ और थोड़ा संतुष्टि मिलता है, तीसरी रोटी खाते हैं पेट भर जाता है। मतलब इसे एक क्रम के द्वारा बताया जा सकता है। इसको एक उदाहरण द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसे हम क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखते हैं। हिग्स और एलन जो हैं, इन्होंने इसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण से समझाया है। जैसे मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता को एक तरफ चाय है और एक तरफ कॉफी है। कोई उपभोक्ता जो है चाहता है कि चाय जो है उसे मान लीजिए कि ज्यादा पसंद है ना, तो उसको हम लिख देते हैं पहला, और कॉफी जो है उसके बाद उसको पसंद आता है तो उसे दूसरा। मतलब कि अगर किसी उपभोक्ता को चाय से अधिक अगर कॉफी अगर उसको ज्यादा पसंद है तो कॉफी को हम पहला कहेंगे और चाय को दूसरा कहेंगे। और वही अगर कोई दूसरा उपभोक्ता जिसे चाय अधिक पसंद है कॉफी की तुलना में, तो चाय का हम पहला स्थान देंगे। तो ये मतलब कह सकते हैं कि पहले चाय की तुलना में कॉफी उसके लिए ज्यादा वरीयता रखती है ना, क्रम के हिसाब से। तो इसे क्रमानुसार जो है आराम से सजाया जा सकता है। इसी को हम लोग क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। तो क्रम लगाने का ये जो सिलसिला है, इसी का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच।
तो आइए दोस्तों, मैं अब आपसे कुछ विशेष बात करना चाहूँगा इस संबंध में कि हम लोग जो है इस बैच को जो स्टार्ट किए हैं, इसमें हम 11th क्लास और 12th क्लास और बीए ऑनर्स इन सभी की पढ़ाई इसके अंदर आपके सामने रखेंगे। चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।